हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का D24 एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में टोटल 20 प्रश्न है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ज़्यादा प्रश्न मैंने शामिल नहीं किया है वीडियो में, क्योंकि ज़्यादा प्रश्न होता है तो कुछ प्रश्न याद होते हैं और कुछ प्रश्न याद नहीं होते हैं। तो 20 प्रश्न ही शामिल किया है और सभी 20 प्रश्नों को सही से याद करेंगे ताकि इस वीडियो को देखते ही सभी प्रश्न याद हो जाएं। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और पहला प्रश्न पढ़ते हैं। पहले प्रश्न में पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित है। तो ये जो अधिकार है, ये जो अनुच्छेद है, संबंधित है आपका राइट टू इक्वालिटी से, समानता का अधिकार से। विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। अब बात करते हैं समानता का जो अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक। संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार जो है अनुच्छेद 29 से 30 तक है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 है। ठीक है, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। दूसरे प्रश्न में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। तो ये जो मनाया जाता है 1 मई को मनाया जाता है, 1 मई को। ठीक है, विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। बात करते हैं 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी के दिन विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 24 मार्च के दिन विश्व हृदय रोग अर्थात टीबी दिवस मनाया जाता है। फिर उसके बाद में बात करते हैं 7 अप्रैल के दिन विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसको भी आप ध्यान से देखिए। 22 अप्रैल के दिन विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 31 मई के दिन तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। 29 मई के दिन राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। ये जो इम्पोर्टेंट है, 29 मई को याद रखिएगा, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पालक में मौजूद होता है। तो पालक में जो मौजूद है ना, वो है ऑक्सैलिक अम्ल होता है। विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा, जिससे हम लोग बोलते हैं ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, तो ऑक्सैलिक एसिड राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं जो एसिटिक अम्ल मिलता है सिरका से मिलता है। ठीक है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू और संतरा में पाया जाता है। जो खट्टा होता है फल, उसमें पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है चींटी के डंक जो होता है उसमें फॉर्मिक अम्ल होता है। टॉर्टरिक अम्ल पाया जाता है इमली और अंगूर में पाया जाता है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि सोल्जरिंग विद डिग्निटी, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। सोल्जरिंग विद डिग्निटी निम्नलिखित में से किस दिग्गज भारतीय सैन्य अधिकारी पर लिखा गया है। तो ये उपन्यास लिखा गया है। ठीक है ना, उपन्यास का नाम है सोल्जरिंग विद डिग्निटी। ये जो लिखा गया है आपका पीवीसी कैप्टन विक्रम बात्रा। ठीक है, पीवीसी कैप्टन विक्रम बात्रा के नाम पे ये लिखा गया है। ठीक है, उपन्यास। विकल्प सही जवाब हो जाएगा। अब बात करते हैं कुछ और आपके जो लेखक है, पुस्तक है। देखिए यहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम में जो लिखा है ना, वो विंग्स ऑफ फायर लिखा है। ठीक है, विक्रम सेठ लिखे हैं सूटेबल बॉय। ठीक है, द गोल्डन गेट। अरुंधति राय ने जो पुस्तक लिखा है वह है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, आज़ादी, पावर, पॉलिटिक्स। ठीक है, तस्लीमा नसरीन ने लिखा है बेशरम, लज्जा, फेरा। ठीक है, सलमान रुश्दी ने लिखा है शेम, मिडनाइट चिल्ड्रेन, द सेंटनिक वर्जेस। ठीक है, ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट लेखक हैं और पुस्तक है। ओके, अगला प्रश्न पढ़ते हैं जो 5 नंबर प्रश्न है कि कॉरपोरेट को राष्ट्रीय विकास में प्रभावी योगदानकर्ता बनाने के लिए नियामक और प्रशासनिक ढांचे की जिम्मेदारी भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। देखिए ये प्रश्न पूछ रहा है कि जो कॉरपोरेट क्षेत्र है, ठीक है, जो देश में जो बिजनेसमैन होते हैं, जो प्राइवेट कंपनियां होती है, प्राइवेट कंपनियों द्वारा हम अपने देश में विकास कैसे ला सकते हैं, इसकी जिम्मेदारी किस मंत्रालय को है भारत में। तो ये जो मंत्रालय है कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय ये संभालता है। ठीक है, कि हम किस प्रकार से जो निजी कॉरपोरेट
जो कंपनियां हैं वो देश में कैसे विकास का काम आ सकती है, ठीक है। ये देखता है आपका कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय। विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये जितने भी प्रश्न हैं किसी न किसी एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। पूछ रहा है 6 नंबर प्रश्न में कि भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला मुख्य परिसर जो है भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो ये जो स्थित है आपके अहमदाबाद में है, ठीक है। और अहमदाबाद कहाँ है, तो गुजरात में है, ठीक है। तो विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। अब बात करते हैं कुछ और अनुसंधान की। तो सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला जो है चंडीगढ़ में होता है, ठीक है। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद जो गुजरात में है। राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला है तिरुपति में जो आंध्र प्रदेश में है। तरल परिणोदय प्रणाली केंद्र तिरुवनंतपुरम में है, केरल और कर्नाटक में, ठीक है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जल्लाहली जो बेंगलुरु में है, ठीक है। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जो है कटक में है, ठीक है। इसकी जो मुख्यालय है, ठीक है। राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट आपको अनुसंधान है जो इनके स्थान के बारे में जिक्र किया गया है। अब अगला प्रश्न की बात करते हैं जो आपका 7 नंबर प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में वीमेन पावर लाइन अर्थात WWPL, ठीक है, वीमेन पावर लाइन के लिए संपर्क नंबर क्या है। तो संपर्क नंबर जो होगा आपका ये 1019, ठीक है। यहाँ पे 1090, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, 1000 यहाँ पे 90 है, ठीक है। तो विकल्प डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। 1090 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन के लिए संपर्क नंबर 1090 है। पुलिस कंट्रोल रूम है 100, ठीक है। यातायात पुलिस के लिए 1095 है। चाइल्ड हेल्पलाइन के लिए 1098 है। साइबर अपराध के लिए 1930 है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है कि आपका 8 नंबर प्रश्न है कि ममलापुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का त्यौहार है। यहाँ पे इस ध्यान से पढ़िए इसको। ममलापुरम उत्सव ये जो त्यौहार है तमिलनाडु राज्य का त्यौहार है, ठीक है, तमिलनाडु। विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। बात करते हैं कुछ और नृत्य की। तो जो ममलापुरम उत्सव है ये आपका जो है तमिलनाडु राज्य का त्यौहार है। गुजरात का लोक नृत्य क्या है, तो डांडिया है, गरबा है और मंडवा है, ठीक है। कर्नाटक का लोक नृत्य जो है यक्षगान है, बीरागस्से है, हुली बेशा है, ठीक है। उड़ीसा का जो लोक नृत्य है वो है छऊ, बाघ नृत्य है, चैती धोड़ा, डंडा नाच, ठीक है। ये सभी इंपॉर्टेंट कुछ है लोक नृत्य, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं जो आपका 9 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यय केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी राजस्व व्यय। राजस्व जो व्यय होता है ना वो केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्तियों के लिए निर्माण में इस्तेमाल किया जाता है और इसके अलावा भी अन्य उद्देश्य भी होते हैं जो राजस्व व्यय को इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चलिए आपका अगला प्रश्न है जो आपका 10 नंबर प्रश्न है कि प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद थे। तो जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार टोटल आपको 16 जनपद थे। कितने? 16 जनपद थे। यहाँ पे हम बात करते हैं कि प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार 16 महाजनपद थे। इनका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ के अनुसार बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में तथा जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इनमें से 8 महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश क्षेत्र में मौजूद है। तो उत्तर प्रदेश क्षेत्र में मौजूद है कुरु, पंचाल, सुरसेन, वत्स, कौशल, मल, काशी, चेदी, ठीक है। यहाँ पे कुछ महाजनपद है, इसको याद रखिएगा। ये प्रश्न पूछे भी जा सकते हैं, आपसे ये पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन महाजनपद उत्तर प्रदेश में नहीं है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि 3 नाम दे दिया और दूसरा कोई और नाम दे दिया, तो आपको ये देख लेना है कि तीनों तो मिलते हैं तो दूसरा कुछ और जो होगा उस वहीं राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सभी आपको याद रखने अति आवश्यक है। अगला जो प्रश्न है, जो नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं। तो उत्तर प्रदेश के जिलों में सबसे
सर्वोच्च रैंकिंग जो वाले पुलिस अधिकारी होते हैं वो कौन होते हैं? तो ये जो होते हैं एसपी होते हैं। कौन? एसपी होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एसपी। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कमिश्नर के अलावा। ठीक है, कमिश्नर के अलावा एसपी जो होता है वो बड़े रैंक के अधिकारी होते हैं। ठीक है, तो खासकर उत्तर प्रदेश के ज़िलों में। ठीक है, जिसको बोलते हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है, एसपी पुलिस अधीक्षक। अब यहाँ पे बात करते हैं और भी कुछ टर्म एंड कंडीशन है। देखिए, एसपी उत्तर प्रदेश के ज़िलों में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी होते हैं। और भी कुछ यहाँ पे है, पुलिस महानिदेशक जिसको बोलते हैं डीजीपी, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जिसको बोलते हैं एडीजीपी, पुलिस महानिरीक्षक बोलते हैं आईजी, पुलिस उप महानिरीक्षक जिसको बोलते हैं डीआईजी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बोलते हैं एसएसपी, पुलिस अधीक्षक बोलते हैं आपको एसपी को, अपर पुलिस अधीक्षक यहाँ पे एसपी हो जाएगा। ठीक है, और सहायक एसपी, एएसपी या डीएसपी। ठीक है, चलिए आज आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? तो खरीफ की फसल इनमें से कौन नहीं है? तो यहाँ पे बात करते हैं कि खरीफ की फसल होती क्या है। तो चावल, ज्वार, बजरा, मक्का, कपास, मूंगफली, जूट, गन्ना, हल्दी, दालें, ये सब तो है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए खरीफ की फसल तो आपका सोयाबीन भी हो जाएगा। ठीक है, सोयाबीन भी हो जाएगा, मूंगफली भी आपका खरीफ की फसल होती है, मक्का भी होता है, गेहूं नहीं होता है। ठीक है, गेहूं नहीं होता है क्योंकि दोस्तों पता है गेहूं जो होता है ना ये आपके नवंबर और दिसंबर महीने में बोई जाती है, ठंडी के दिनों में। ठीक है, और जो ये आपके सोयाबीन है, मूंगफली है, मक्का है, ये आपको जब होली जब हो जाती है, बरसात आती है तो उस दिनों में बोई जाती है। ठीक है, जैसे मार्च महीने, अप्रैल महीने में बोई जाती है, जून जुलाई में आपको धान बोई जाती है। ठीक है, चावल, तो ये होता है। ठीक है, तो अगर ठंडी दिनों में नवंबर दिसंबर में जो फसलें बोई जाती है वो रबी फसलें होती है, तो इसमें से खरीफ फसल नहीं है तो गेहूं नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं रबी की फसलें। तो गेहूं, आलू, मटर, चना, अलसी, सरसों और जौ, ये सब देखेंगे तो ज़्यादातर आपको ठंडी के दिनों में ही बोई जाती है, नवंबर दिसंबर के महीने में। ठीक है, अब अगला है कि जायद की फसलें क्या होती है। तो जायद की फसलें होती है जो कच्चा सौदा जिसको बोलते हैं, मार्केट में तुरंत नहीं उतरती है। तो खरबूज है, खीरा है, तरबूज है, खीरा, खरबूजा है, ककड़ी है, मूंग है, उड़द है, सूरजमुखी है, ये सब आपको जायद की फसलें होती है। अगला प्रश्न की बात करते हैं जो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है? तो भारत का सबसे जो कंटेनर बंदरगाह है ना वो बड़ा है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, विकल्प डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कोलकाता बंदरगाह जो है इसको बोलते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, पश्चिम बंगाल में है। पारादीप पत्तनम बंदरगाह उड़ीसा में है। कामराजार या एनौर बंदरगाह तमिलनाडु में है। न्यू मैंगलोर बंदरगाह कर्नाटक में है। मर्मुगावो बंदरगाह गोवा में है। कंडला बंदरगाह जिसको बोलते हैं दीनदयाल बंदरगाह ये गुजरात में है। ठीक है, इसको याद रखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं जो आपका 14 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस घटना के कारण मोहनदास करमचंद गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया? दोस्तों मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी का पूरा नाम था। ठीक है, असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी ने 1920 में शुरू किया था। ठीक है, 1920 में शुरू किया था लेकिन 1922 में स्थगित कर दिया। किस घटना के कारण? तो चौरी चौरा घटना के कारण। ठीक है, चौरी चौरा घटना के कारण। अब इसमें होता क्या है कि चौरी चौरा घटना के कारण मोहनदास करमचंद गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास एक कस्बा है, वर्तमान में तहसील है, ये बन गया है, जहाँ 5 यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 5 फरवरी 1922 को कुछ आंदोलनकारी भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी जिसमें 22 पुलिस कर्मचारी जिंदा जल गए थे। इस घटना से आहत होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। अब देखिए होता क्या है कि असहयोग आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था, गांधी जी चाहते थे कि अपने जो भारत के निवासी हैं, कोई भी भारत के निवासी अंग्रेज़ों का साथ न दे, अंग्रेज़ों का कपड़ा ना पहने, अंग्रेज़ों का वस्तु का इस्तेमाल ना करें, अंग्रेज़ों का चाटुकारी ना करें, नौकरी ना करें, ये चाहते थे गांधी जी, और इसलिए असहयोग आंदोलन शुरू किया। ठीक है,
ताकि हम अंग्रेज़ों का सहयोग नहीं करेंगे तो अंग्रेज क्या होंगे, भाग जाएंगे, ठीक है, यहाँ से चले जाएंगे अगर सहयोग नहीं करेंगे तब। लेकिन ये गलत साबित हुआ, गांधी जी को पता चल गया समय के अनुसार कि ये अंग्रेज भागेंगे नहीं, असहयोग आंदोलन ये सही नहीं है, इसको बंद करना होगा। लेकिन गांधी जी ने शुरू किया है 1920 में, तो ये खुद ही चालू करके खुद बंद करेंगे तो दिक्कत होगी, और सारे लोग इनको क्या बोलेंगे, बोलने लगेंगे कि क्या कर रहा है, टाइम पास कर रहा है, सब बोल भी रहे थे, ठीक है। लेकिन कुछ वजह चाहिए, तो इसी बीच 1922 में चौरी चौरा घटना हो जाती है, जिससे गांधी जी को एक मिल जाता है बहाना, ठीक है, जिससे चौरा चौरी जो असहयोग आंदोलन है वो स्थगित कर देते हैं, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न है पढ़ते हैं कि प्रसिद्ध यूनेस्को स्थल बोर्दो, ठीक है, पोर्ट ऑफ मून निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, फ्रांस में स्थित है, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं फिर से, प्रसिद्ध यूनेस्को स्थल बोर्दो पोर्ट ऑफ मून किस देश में अवस्थित है? तो ये आपका फ्रांस में है। प्रसिद्ध यूनेस्को स्थल बोर्दो पोर्ट ऑफ मून फ्रांस देश में स्थित है। बोर्डो चंद्रमा का बंदरगाह विश्व प्रसिद्ध शराब उत्पादन क्षेत्र की राजधानी के रूप में अपनी भूमिका और क्षेत्रीय और वाणिज्य में इसके बंदरगाह का महत्व है, ठीक है। अगला प्रश्न की बात करते हैं, जो 16 नंबर प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित है? तो जो उत्तर प्रदेश में राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय है ना, शहीद स्मारक, और किस स्थान पर स्थापित है? तो सही जवाब हो जाएगा मेरठ में है। कहाँ है? तो मेरठ में है। उत्तर प्रदेश में राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय शहीद स्मारक मेरठ में बनाया गया है। इसमें स्वतंत्रता संग्राम की कहानी को तस्वीरों के माध्यम से प्रदर्शन के लिए 5 गैलरी है। यहाँ शहीद स्तंभ, अमर जवान ज्योति और मंगल पांडे की प्रतिमा भी स्थापित है, ठीक है। मेरठ का संग्रहालय पूरे उत्तर प्रदेश का एकमात्र म्यूजियम है जो 1857 के प्रथम संग्राम की समर्पित है, ठीक है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो 1857 में ही हुआ था, ठीक है। नौचंदी मेला मेरठ में प्रतिवर्ष लगता है। यह मेला हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। चलिए अगला प्रश्न है जो आपका 17 नंबर प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश ने हाल ही में किस क्षेत्र में PMJY के कार्यवाहन के लिए 2023 में पुरस्कार प्राप्त किया है? देखिए उत्तर प्रदेश ने एक पुरस्कार प्राप्त किया है, और वो किस क्षेत्र में? तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने PMYJ के कार्यान्वयन के लिए 2023 में ये पुरस्कार प्राप्त किया, ठीक है। तो विकल्प बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ये करंट अफेयर्स के रूप में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का समग्र लिंगानुपात क्या है? तो देखिए ये जो प्रश्न है ज़्यादातर उत्तर प्रदेश में पूछा गया है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्ज़ाम होता है, जैसे यूपी पुलिस, UPSI का एग्ज़ाम हो गया, UP PCS हो गया, तो इसमें पूछा जा सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य का समग्र लिंगानुपात क्या है। देखिए वहाँ पे 912, ठीक है, यानी कि 1000 पुरुष पे 912 महिलाएं, इसका रेशियो है, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का समग्र लिंगानुपात 912 है। औसत लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या को निर्धारित करता है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या आपको लगभग 20 करोड़ है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर आपको 67.68% है। इसमें पुरुष साक्षरता दर आपको 77.28% तथा महिला साक्षरता दर 57.18% है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है आपका 19 नंबर प्रश्न है। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जब ऐसा कोई भारी भरकम प्रश्न आता है तो आपको घबराना नहीं है, हमें पढ़ना होता है, ठीक है। बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अर्थात ILO ने बाल श्रम के वैश्विक विस्तार और इसे ख़त्म करने के लिए, अब देखिए यहाँ पे कुछ समझ में आ रहा है कि जो कम उम्र में बच्चे मजदूरी करते हैं उसको ख़त्म करने के लिए आवश्यक कार्रवाई और प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 2002 में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस की शुरुआत की। प्रत्येक वर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? देखिए अंत में ये प्रश्न निकल कर आया
कि जो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस है किस तारीख को मनाया जाता है। जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी, 12 जून को मनाया जाता है। ठीक है, 12 जून को मनाया जाता है बाल श्रम निषेध दिवस। अब बात करते हैं कि यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने बाल श्रम के वैश्विक विस्तार और इसे खत्म करने के लिए आवश्यक कार्रवाई और प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 2002 में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस की शुरुआत की। प्रत्येक वर्ष बिल ये जो है वही है, सेम टू सेम यहाँ पे बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की स्थापना, हाँ देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की स्थापना 11 अप्रैल 1919 को किया गया था। ठीक है, इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, इसको याद रखिएगा। अब का जो अगला प्रश्न है 20 नंबर कि निम्नलिखित में से किस विशेष बल को विमान और हवाई अड्डों पर अपहरण और इसी तरह की सुरक्षा स्थितियों पर जवाब देने के लिए विशिष्ट दक्ष बल के रूप में नियुक्त किया गया है। तो देखिए, ये प्रश्न पूछ रहा है कि जो भी देश में हवाई अड्डों पर कोई प्लेन हाईजैक होता है या किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ियाँ होती है, तो ये जवाब कौन देगा, जवाबदेही किसकी होगी या सुरक्षा किसका होगा। तो वो सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, यहाँ पे सॉरी डी, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा NSG। ठीक है, NSG जो संगठन बनाया गया है ये क्या करता है कि कोई भी अगर विमान हाईजैक होता है या विमान को अपहरण किया जाता है, वही बात हो गई, तो NSG इसका जवाब देती है और सुरक्षा भी करते हैं। अब बात करते हैं कि NSG विशेष बल को विमान और हवाई अड्डों पर अपहरण और इसी तरह की सुरक्षा स्थितियों का जवाब देने के लिए विशिष्ट दक्ष बल के रूप में नियुक्त किया गया। NSG की स्थापना 1984 में होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। आतंकवाद की चुनौती का सामना करने के लिए किया गया था। NSG कमांडो को आमतौर पर ब्लैक कैट कमांडो के नाम से जाना जाता है। इसकी ट्रेनिंग मानेसर हरियाणा में होती है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। जो NSG कमांडो होते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है कहाँ, मानेसर में होती है, जो हरियाणा में है। ठीक है, और स्थापना हुई थी 1984 में। तो दोस्तों ये रहे टोटल 20 प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि सभी प्रश्न आपको जरूर पसंद आए होंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करेंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए, तो इस तरह का और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।